अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवज्जुह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मिसेस इंदिरा गांधी ने किस तरह 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। वो सिखों से कहा करते थे कि उन पर एक खौफनाक रात मुसल्लत होने वाली है और कहर की ऐसी आंधी उन पर टूटेगी जिसके सामने उन्हें अपने जिस्मों के बंध बांधने होंगे। वो अपने पैरोकारों को बताया करते थे कि जिस तरह उनके गुरु साहबान ने हर सिख को शस्त्रधारी रहने का हुक्म दिया है, उसके बाद किसी भी सिख का गैर मुसल्ले रहना ठीक नहीं। इसके साथ ही वो अपने पैरोकारों को जदीद असलहा अपने पास रखने और उसकी तरबियत हासिल करने का दर्स दिया करते थे। उनका कहना था कि ज़माने के हालात के मुताबिक उन लोगों को हथियार उठाने चाहिए। किरपान सिख की शान है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सिख सिर्फ किरपान पर भरोसा करके बैठ रहे, बल्कि उसे जदीद असला भी अपने पास रखना चाहिए। संत जी के इन बयानात को हुकूमत बेहद तशवीश की निगाह से देखती थी। वो कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे और उन्होंने स्कूल में सिर्फ प्राइमरी तक ही तरबियत हासिल की थी। शायद यही वजह है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले उनके बयानात का ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, लेकिन अब भारतीय हुकूमत ये महसूस करने लगी थी कि संत जरनैल सिंह आतिश फ़िशा है जो किसी भी लम्हे फट जाएगा। उन्हें दिन रात यही फ़िक्र दामनगीर रहती थी कि संत जी के उठाए हुए तूफ़ान से वो कैसे ओहदा बरा होंगे। उसके लिए ज़रूरी था कि किसी भी तरह उनके जित्थे में अपने मुदाखलतकार दाखिल किए जाएं। भारतीय इंटेलिजेंस को अब संत जी की नज़र में ऐसा तूफ़ान दिखाई देने लगा था जो किसी भी लम्हे उनको राख की तरह उड़ा कर ले जाता। उन्हें संत जी के पल पल की खबर चाहिए थी और उनकी खुफिया सरगर्मियों से आगाह रहना नागुज़ीर था। इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि संत जरनैल सिंह के नज़दीकी हलके में इंटेलिजेंस के आदमी दाखिल किए जाएं। दूसरी तरफ संत जरनैल सिंह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रधान अमरेक सिंह ने संभाल रखी थी। सैकड़ों की तादाद में पंजाब के कोने कोने से सिख नौजवान उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहते थे। यूँ तो सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के हज़ारों कारकुन संत जी का दम भरने लगे थे और भिंडरावाला की शक्ल में उन्हें एक ऐसा रहनुमा मुयस्सर आ गया था जो उनके मफादात पर सौदेबाजी किए बगैर, उनके मुस्तकबिल को दाव पर लगाए बगैर और हिंदू की साजिश को समझते हुए उनकी रहनुमाई सही मंजिल की तरफ कर रहा था। लेकिन सैकड़ों नौजवान वो थे जो अपना घर बार छोड़कर अमृतसर में उनके गिर्द जमा होने लगे थे। एक नौजवानों की कमांड अमरेक सिंह के हाथों में थी। अमरेक सिंह टकसाल के साबिक जथेदार और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के पेशरो का बेटा था। इस तरह उसे संत जी से एक रूहानी निस्बत भी थी जो रोज़ बरोज़ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। इस मर्तबा जब संत जरनैल सिंह अपने जत्थे के साथ पंजाब के दौरे पर निकले तो जहां अमरेक सिंह और उसके दर्जनों साथी संत जी के बॉडीगार्ड्स और सेवादारों के रूप में उनके हमराह चल रहे थे, वहीं प्रताप कौर भी उनके साथ थी।
उसने रिवायती सिख औरतों की तरह खुद को सिक्की असूलों के मुताबिक हथियारों से सजा रखा था। दिन रात गुरबानी पढ़ती थी और संत जी की बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। इतनी मशहूर और सोसाइटी की जानी पहचानी औरत को संत जरनैल सिंह के हमरा देखकर लोग बहुत मुतासर होते थे और बहुत से नौजवान प्रताप कौर के दर्शन करने के लिए भी संत जी की महफिल में आ जाया करते थे। इस मर्तबा जब संत जी अपने दौरे से वापस लौटे तो उनके पैरोकारों ने इस बात को बतौर ख़ास महसूस किया कि इस मर्तबा उनका दौरा उम्मीद से बढ़कर कामयाब रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में सिखों ने अमृत संचार किया है। दौरे से वापसी पर अमृत सिंह ने प्रताप कौर से खुसूसी मुलाकात की। वो इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं प्रताप कौर की शक्ल में भारतीय इंटेलिजेंस ने अपनी एजेंट तो इनमें दाखिल नहीं कर दी। अमरीक सिंह अंदाज़ा न कर सका क्योंकि उसी की तंजीम का दूसरा सरकर्दा रहनुमा हरमिंदर सिंह संधू जो फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था, प्रताप कौर की शख्सियत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा। जब भी अमरीक सिंह को इस पर शक गुजरता, हरमिंदर सिंह संधू फौरन गुफ्तगू का रुख बदल देता और कभी इसका ख्याल भी उस तरफ न जाने देता। ये वही हरमिंदर सिंह संधू है जिसे बाद में सिख हुर्रियत पसंदों ने 1990 में गद्दारी के इल्ज़ाम में मार डाला था। प्रताप कौर की सरगर्मियां पहले पहल तो भिंडरांवाला जत्थे के कुछ जानसारों के नज़दीक मशकूक थीं, फिर उन्हें इस बात का यकीन होने लगा कि वाकई प्रताप कौर अब वो नहीं रही और उसकी आमद भी किसी साजिश की कड़ी नहीं। प्रताप कौर को अब भिंडरांवाला जत्था का खासा एतमाद हासिल हो गया था और उसकी सरगर्मियां भी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी थीं। वो न सिर्फ संत जी के जत्थे के साथ जाती बल्कि अब उसने बाकायदा कीर्तन भी शुरू कर दिया था। कुछ अरसा बाद प्रताप कौर ने अमृतसर शहर के मॉडर्न इलाके में रिहाइश इख्तियार कर ली थी, लेकिन प्रताप कौर ने अपने पुलिस ऑफिसर हामंद की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया था। उसकी वजह उसने ये बताई कि उसका हामंद इस पुलिस का कारिंदा था जिसने संत जी और उनके साथियों पर जुल्म ढाया था। प्रताप कौर ने अपने हामंद से कहा था कि वो इस्तीफ़ा देकर उसकी तरह संत जी के जत्थे में शामिल हो जाए और सिख पंथ की चढ़ती कला के लिए कोशां हो। इस तरह प्रताप कौर रातों रात सिखों के धार्मिक हलकों में मकबूलियत हासिल करने लगी। उसके इस इक़दाम को बहुत सराहा गया। वो अखबारात जो प्रताप कौर को फाहिशा और रियाकार औरत लिखा करते थे, वही अब उसे सिख धर्म की अजीम पैरोकार समझने लगे थे। अमृतसर के बिजली घर इंटेरोगेशन सेंटर पर मौत का सन्नाटा तारी था। सिर्फ पहरे वालों के कदमों की चाप थी जो कभी कभी अंधेरे के इस सन्नाटे में चीख बनकर गूंजने लगती थी। बिजली घर का इंटेरोगेशन सेंटर मकामी आबादी के लिए दहशत और खौफ की अलामत बना हुआ था। ये समझा जाता था कि एक मर्तबा उसमें दाखिल होने वाला अव्वल तो ज़िंदा बाहर आ ही नहीं सकता, अगर खुशकिस्मती से आ भी जाए तो उसका जिस्म कभी मुकम्मल नहीं होता। जिस वहशियाना तरीके से यहाँ मुतशबा दहशतगर्दों की तफ्तीश की जाती थी, उसकी कहानियाँ एक तरह सारे पंजाब और भारत में फैलने लगी थीं। कभी कभी जब अमृतसर के किसी नवाही कस्बे या देहात में किसी पुलिस जाली मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान की मसे शुदा लाश मिलती तो इलाके में कोहराम मच जाता। अमूमन ये लाशें नाकाबिले शनाख्त होती थीं।
ان کے جسم پر اتنا تشدد کیا جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ بجلی کے شوق سے جسم کو جلانا تو معمول کی بات تھی، یہاں متعدد ایسی لاشیں بھی ملتی تھیں